नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत से कल देर रात भूस्खलन के डर के चलते घरों से बाहर निकले लोग। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चंपावत में महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। बेटियों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना है मकसद। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज होगा पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन। 84 भारतीय पैरा एथलीटों का दल प्रतिस्पर्धा में हो रहा शामिल। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से कल देर रात भूस्खलन हुआ। गुफियारा क्षेत्र की आवासीय कॉलोनी से लोग रात में घरों से बाहर सड़कों पर आए। लोगों में डर की स्थिति बन गई। जिला प्रशासन ने देर रात मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया। कल रात जनपद में जब बारिश हुई थी हेडक्वार्टर एरिया में, जैसे कल 122 mm बारिश दर्ज की गई। इसमें जो हमारा ये हेडक्वार्टर वाला एरिया है, बरनावत से लगा हुआ एरिया गोफियारा के ऊपर एक साइड पॉइंट है जहां से पहले से पत्थर गिरते रहते हैं, लेकिन कल उसमें अत्यधिक मात्रा में भूस्खलन हुआ, जिसमें जो गोफियारा एरिया के नीचे जो जल संस्थान की कॉलोनी है और कुछ रोड से ऊपर वाले एरिया में कुछ घर हैं जिनको हमें खाली कराना पड़ा सुरक्षा के दृष्टिगत। तो वहां पे लगातार लैंडस्लाइड हुआ था करीब 11 बजे रात को। तो तुरंत हमने आईआरएस एक्टिवेट करके और ऑफिसर्स को बुला के एक मीटिंग कराई गई और एक लोगों को एवैक्यूएट कराया गया एसडीआरएफ एनडीआरएफ द्वारा। वरुणावत पर्वत में इससे पहले वर्ष 2003 में भूस्खलन हुआ था। 21 साल बाद एक बार फिर यहां भूस्खलन हुआ है। जिला प्रशासन ड्रोन के जरिए क्षेत्र की रिस्क मैपिंग कर रहा है। तो सुबह हमने उसका एक एनालिसिस किया है, ड्रोन कैमरे से एक सर्वे किया है और एक सर्वे टीम लगाई है जो क्षेत्र में इंस्पेक्शन करेंगी और भविष्य में इस टेस्ट क्या और पॉसिबिलिटी है लैंडस्लाइड होने के संबंध में चर्चा की जा रही है। लेकिन फिलहाल इसमें अभी स्लाइड नहीं हो रहा है और लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता हो। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय वरुणावत की तलहटी में बसा है। क्षेत्र में अधिक बारिश के चलते गदेरों में भी काफी पानी और मलबा आ रहा है। डीएफओ डीपी बलोनी के मुताबिक स्थानीय टीम भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र की रेकी कर जानकारी जुटा रही है। कल जिस तरह से तेज बारिश आई थी तो उसमें पानी जाने से संभवतः ही मलबा आया होगा। अभी यहाँ पे पूरी टीम जिसमें कि जिला प्रशासन के एसडीआरएफ के हैं, आपदा के लोग हैं, फॉरेस्ट के लोग हैं, ये अभी ऊपर जा रहे हैं और ये जब पूरी रैकी करके नीचे आएंगे तभी एग्जैक्ट कुछ पता लगेगा क्या है। बट मोटा ये जानकारी दी गई है कि फायर के टाइम पे जहाँ पे पत्थर चटके थे उसी स्पॉट पे पानी बनने के बाद ये वहाँ से स्लाइड हुआ है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दिग्बीर बिष्ट से। दिग्बीर, फिलहाल क्या अपडेट है? ना आपको बता दूं, आज जिस तरह से लगातार रात को बारिश हुई है, बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के बाद जो लोग कॉलोनी में रह रहे थे उनको अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद जो जिला प्रशासन ने पूरी टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भू वैज्ञानिक और आपदा की मदद से, आपदा की टीम की मदद से भू सर्वेक्षण कराया गया। और सुबह से ही जो सारी टीमें हैं वो वरुणावत पर्वत पे पहुंची हुई है और वहां पे पूरा निरीक्षण किया जा रहा है कि किस तरह से ये टूटा है और अब जो आने वाले भविष्य में किस तरह आसार लग सकते हैं। दिग्बीर, फिलहाल जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कदम उठाए जा रहे हैं? लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्या लोगों से बातचीत हुई आपकी? जी निश्चित ही, जिस तरह से जो कल रात को जो लोग अफरा तफरी का माहौल था उनको शिफ्ट करा दिया गया बाबा काली कमली में और अन्य धर्मशालाओं में उनको रखा गया। लेकिन उसके बाद सुबह से ही जो जिस तरह से जो माहौल देखा गया तो उसके बाद प्रशासन ने और आपदा प्रबंधन ने उन लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कह दिया है। और अब जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन पूरी टीमें लेके वरुणावत पर्वत की पूरी रेकी कर रहा है और रेकी करने के बाद ये देखा गया कि जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन जो वरुणावत की है उसके जो घर है, घर के काफी दूर तक ये पत्थर आए हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद दिग्बीर आपका।
फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद शासन प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्गों को सुचारू करने में जुटा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा के ज्यादातर रास्तों को दुरुस्त कर लिया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष की माने तो मानसून के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी जरूर आती है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि 15 सितंबर के बाद से यात्रा रफ्तार पकड़ लेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार और मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मानसून का सीजन होता है। मानसून के समय में श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी घट जाती है और जैसे ही बरसात का असर धीमे होता है उसके पश्चात से यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है और हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर के बाद से फिर से जो यात्रा है वो अपने गति पकड़ेगी। और इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम में भी वर्तमान में जो यात्रियों की संख्या है वो काफ़ी घट गई है वहाँ पर भी, क्योंकि बरसात के कारण से लगातार मोटर सड़क बाधित हो रही है। लेकिन 15 सितंबर के बाद से हमें अनुमान है कि जो यात्रा का द्वितीय चरण होगा उसमें फिर श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी और प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जानी है, वो आवश्यक तैयारियां वो सब संपूर्ण कर ली गई हैं। वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। ये खेल 8 सितंबर तक चलेंगे। ये पहली बार है कि फ्रांस ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन कर रहा है। इससे पहले वहां 1992 में शीतकालीन पैरालंपिक का आयोजन हुआ था, जो टिग्निस और अल्बर्टविले में हुआ था। पेरिस 2024 पैरालंपिक में कुल 84 भारतीय पैरा एथलीटों का दल प्रतिस्पर्धा करेगा। ये पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल है। भारत इस बार 22 खेलों में से 12 में प्रतिस्पर्धा करेगा। पैरा साइकिलिंग, पैरा जूडो और पैरा रोइंग में भारतीय एथलीट पहली बार प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारत का अभियान कल पैरा बैडमिंटन में शुरू होगा, जहां कृष्णा नागर पुरुष सिंगल्स में अपना खिताब बचाने उतरेंगे। अवनी लेखरा और मनीष नरवाल भी पैरा निशानेबाजी में निशाना साधेंगे। कल से ही पैरा तीरंदाजी, पैरा साइकिलिंग, पैरा ताइक्वांडो, पैरा तैराकी और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। पैरा एथलेटिक्स 30 अगस्त को शुरू होगा, जिसमें 38 भारतीय एथलीट भाग लेंगे। भाला फेंक में टोक्यो 2020 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल F64 श्रेणी में और टेबल टेनिस में भाविना पटेल महिला सिंगल्स श्रेणी में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। भारत की पहली पैरालंपिक पदक विजेता भाविना सोनलबेन पटेल के साथ महिलाओं के डबल्स मुकाबले में भी शामिल होंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चंपावत जिले में जिला स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गौरलचौड़ मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिले की 5 तहसीलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद बेटियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और लोगों को जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में सभी 5 तहसीलों की टीमें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं और उनके मध्य लीग प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिससे कि सभी टीमों को खेलने का भरपूर मौका मिले और आने वाले समय में हमारे वॉलीबॉल खेल का अच्छी तरह से प्रचार और प्रसार हो और हमारी विशेषकर जो बालिकाओं की प्रतिभागिता है वो बढ़े। और विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये मैसेज प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है कि जो कन्या भ्रूण हत्या विशेषकर बेटियों के लिए जो एक मानसिकता रहती है पहाड़ के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में लोगों के दिमाग में कि बेटियां उतनी अच्छी नहीं होती या पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको लेकर इस प्रकार के आयोजन कराना बहुत आवश्यक भी है और इसी आवश्यकता के तहत ये सारी प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं और आने वाले समय में अन्य खेल भी हो सकेगा तो वो भी कराए जाएंगे।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना कमजोर वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है। जनपद उधम सिंह नगर के बैंकों में अभी तक इस योजना से जुड़े करीब 10 लाख खाते खोले जा चुके हैं। अग्रणी जिला प्रबंधक MS जंग पांगी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9,94,000 खाते खुले हैं, जिनमें 3,99,000 खाते महिला लाभार्थियों के हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधा पहुंच रहा है। जहाँ तक उधम सिंह नगर की बात है, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 9,94,000 खाली जनधन के अकाउंट्स हैं। उसमें 3,99,000 महिलाओं के खाते हैं जो ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हैं। और बैंकों को भी आदेश किया गया है कि जीरो बैलेंस से खाते भले ही हैं, लेकिन उन खातों को वो ऑपरेशनल बनाएं, लेन देन बनाए रखें, क्योंकि उसमें लेन देन करने पर उसमें कई सुविधाएं अटैच की हैं उस अकाउंट में, जैसे कि 2 लाख का बिना प्रीमियम का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आदमी कोई भी घटना घटती है तो उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का कवरेज मिलेगा, बशर्ते कि लेटेस्ट 90 दिनों के अंतर्गत एक बार उसमें ट्रांजेक्शन हुआ होना चाहिए उस अकाउंट में, जनधन अकाउंट में। अब आप ये कहेंगे कि जनधन में तो पैसे ही नहीं खोले तो कैसे जनधन खाता का ऑपरेट होगा। तो जनधन खाते में ऑपरेट एक ATM कार्ड भी इशू किया जाता है उसमें, जिसे रूपी डेबिट कार्ड हम कहते हैं। इंटरनेशनल कार्ड नहीं होता है वो, डोमेस्टिक कार्ड हम कहते हैं, इंडिया में ही बनता है और इंडिया में ही ऑपरेशनल होता है। तो उस खाते को भी वो ऑपरेट करेंगे और वो खाली बैलेंस चेक भी करेंगे ATM से, तो भी वो अकाउंट ऑपरेशनल माना जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थी खाता धारक सरकार की इस योजना से बेहद खुश हैं। उनकी माने तो सरकार की ये योजना उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इसके लिए उन्हें बैंकों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ रहे हैं। साथ ही कई सरकारी सुविधाएं भी इस योजना के जरिए उन्हें मिल पा रही हैं। मेरा भी बैंक ऑफ बड़ौदा में जनधन खाता है, जिसमें जीरो बैलेंस मेंटेन होता है, कोई बैंक के एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं होते, ATM का भी कोई चार्ज नहीं होता, एनुअल चार्ज भी नहीं होता। उसके बाद कस्टमर अगर जनधन खाता खुलवाता है तो उसके साथ कई सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। उसके बाद उसको ऑपरेट करने के लिए कोई अलग से चार्जेज नहीं है और वो खाता निःशुल्क खुलता है। और उसमें खाते खुलने के लिए ओनली केवल एक आधार ID वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, उसके आधार इनेबल से खाता खुलता है। और कम आय वाले लोगों के लिए, जैसे कोई जिनके पास धन नहीं है और अपनी छोटी बचत भी उन खातों में कर सकते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।